मीनू जी, ये क्या हमारे जो भारत के लिए क्या कुछ संदेश इसमें छिपे हैं? क्या सबक लेना चाहिए? क्या कहेंगे आप मीनू जी? अनम्यूट कीजिएगा प्लीज, अनम्यूट कीजिएगा, अनम्यूट कीजिएगा। जी, देखिए मेरे से पूर्व वक्ताओं ने काफी कुछ इसमें बता दिया है कि जो जो हमारे लिए सबक है। सबसे पहले तो हमें अपने लोकतंत्र की अगर रक्षा करनी है तो वो सबसे पहला सबक आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट मैं बात कहना चाहती हूँ कि इस देश के अंदर जो छात्रों के आंदोलन हो रहे हैं, वो चाहे भर्ती परीक्षा को लेकर हो, हमारे देश की बात कर रही हूँ मैं, चाहे वो भर्ती परीक्षा को लेकर हो, अग्निवीर को लेकर हो, या कोई छात्रवृत्ति घोटाले होते हैं, मतलब तरह तरह के जो आंदोलन जो नकल के बारे विरोध में होते रहते हैं, जो तरह तरह के आंदोलन इस देश में छात्रों के होते हैं, उनको उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया जाता। और अगर ध्यान दिया भी जाता है तो पुलिस देती है उसकी तरफ ध्यान। उसमें आप छात्रों की पिटाई करते हैं, आप छात्रों को टुकड़े टुकड़े गैंग की संज्ञा दे देते हैं। मतलब किसी कुछ उनका नाम रखना, टूल किट बताना कि ये तो सोरोस से फंडेड है, ये तो चाइना से फंडेड है, तो कुछ भी करके आप निकाल देते हैं। ये देखिए कि आज जो बांग्लादेश में हुआ है वो आप ये जेपी आंदोलन वाली स्थिति है, लगभग लगभग आप सिमिलैरिटीज देखिए। जेपी आंदोलन जो शुरू हुआ था वो हुआ ही छात्र आंदोलन से शुरू हुआ था। इस स्कूल में हॉस्टल में एक मेस फीस बढ़ा दी गई थी, उसके विरोध में हुआ था। उन्होंने बाद में जेपी को इनवाइट किया और उसके बाद से वो बढ़ते बढ़ते बहुत कुछ उसमें पॉलिटिकल पार्टीज भी एसोसिएट हो गई उससे। सेम बिल्कुल यहाँ हुआ है बांग्लादेश में, छात्रों का आंदोलन आरक्षण के विरोध में। देखिए आरक्षण भी उनका दूसरी तरीके का है, जो मैं शायद दर्शकों ने सुना भी हो, पढ़ा भी हो। उनका आरक्षण हमारे वाले आरक्षण वाली स्थिति नहीं है, उनकी आरक्षण दूसरी स्थिति है। उनके यहाँ स्वतंत्रता सेनानी जो लड़े वहां पे बांग्लादेश बनाने के लिए, उनके परिवारों के लिए है, उनके जो आश्रित है उनके जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वो भी तय सरकार करती है, वो भी था। हाँ, मतलब वो अवामी लीग के ही, डेफिनेटली अवामी लीग के ही होंगे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। तो उस वजह से अवामी लीग छाई हुई है पूरे तंत्र के ऊपर, सब जगह अवामी लीग के लोग बैठे हुए हैं। तो हिंसा जो हो रही है उन्हीं के खिलाफ हो रही है। तो एक ये चीज थी। तो वो जो आरक्षण के लिए शुरू हुआ आंदोलन, और उस आंदोलन के खत्म होते ना होते छात्रों की मौत भी हो गई, होते ना होते सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट भी दे दिया कि 58% से 7% पे आ जाए। तो वहां पे खत्म हो जाना चाहिए था छात्रों का आंदोलन, क्योंकि उनकी जो मुख्य डिमांड थी वो मीट आउट हो गई थी, वो पूरी हो गई थी। लेकिन क्यों चलता रहा आंदोलन? क्योंकि उसमें राजनीतिक दल कूद पड़े थे, जिसमें कि आप जमात इस्लामी देख लीजिए, सांप्रदायिक संगठन है, एक्सट्रीमिस्ट हैं, उसमें बीएनपी है, मतलब सबके इसमें इतनी सारे लोग इस टाइम, ये जो कहते हैं ना कि एक इतनी सारी एक बारात बनी हुई है शिव की, जिसमें तरह तरह के लोग हैं जिनके अलग अलग स्वार्थ हैं। जो जमात इस्लामी है वो अपने स्वार्थ लिए बैठे हैं कि वो एंटी इंडिया जो सेंटिमेंट उभारने में हो रहे हैं कि आउट इंडिया, वहां पे भी शुरू हो गया है ये आंदोलन वहां पे। और ये अपनी ये जो अगरतला और कैलकाटा के बीच में जो दूरी है, जो बहुत पहले 30-32 घंटे लगते थे, घूम के आना पड़ता था पूरा, तो उसका एक लिंक है वाया बांग्लादेश जाती है वो रेलवे लाइन, अगरतला से होके ढाका से बांग्लादेश। तो उसने मतलब बहुत कम कर दी है दूरी, तो उसकी पटड़ियां उखड़ रहे हैं। आप ये देखिए कि कितना स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट है कि ये इंडिया का कनेक्शन जोड़ रही है आपस में दो राज्यों का, इसलिए इसको उखाड़ो। तो आप भी मतलब कहाँ आपकी मिसहैंडलिंग ने ये स्थिति कहाँ पहुंचा दी? आप जो है आपने, क्योंकि आप देखिए जो भी चीज एंटी इंडिया मानी जा रही है, नंबर एक तो क्योंकि जिस वक्त शेख हसीना ने जो ये इलेक्शन किए उसमें ऑपोजिशन का बायकॉट था, लेकिन उसके बावजूद भी मोदी सरकार सपोर्ट कर रही थी उन इलेक्शंस को। आपने देखा होगा इनका जो आईटी सिस्टम है वो लगातार उसके सपोर्ट में लिखे जा रहा था, उन इलेक्शंस के सपोर्ट में। उसके बाद अब शेख हसीना आई है तो इंडिया में है अभी, और अभी ये कोई डिसाइडेड नहीं है कि वो जा पाएंगी या से नहीं जा पाएंगी, क्योंकि लंदन से मना आ गई है ब्रिटेन की। तो अभी पता नहीं कब तक, तो जब तक ये शेख हसीना यहाँ तक रहेंगी, आप देख लीजिएगा वहाँ भारतीयों के ऊपर और हिंदुओं के ऊपर हमले होते रहेंगे, और वो हो भी रहे हैं। जैसा अभी मेरे से पूर्व वक्ता ने बताया कि भाई हालांकि छात्र वहां डिफेंड कर रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं, सेफगार्ड कर रहे हैं हिंदू मंदिरों को, घरों को, और अपील की है उन्होंने कि भाई ये माइनॉरिटीज पे हमले ना किए जाएं, लेकिन जारी है। क्यों? क्योंकि उसमें जमात इस्लामी भी कूदा हुआ है। जमात इस्लामी क्यों इससे इंटेंसिफाई कर रहा है? क्योंकि आईएसआई का सपोर्ट है उनको।
और जो जैसे कि तस्वीरें उभर के आ रही है, जो एक सिनेरियो उभर रहा है, उसमें दिखाई दे रहा है कि इसमें चाइना और आईएसआई मिलके इसमें उनकी मिली भगत नजर आती है, जो ये यहाँ पे पैन आउट हुई है सारी घटनाएं। तो उसमें मोदी जी के लिए ये सबसे बड़ा संदेश है कि वो इसको अपनी जो विदेश नीति, जो डिप्लोमेसी है, उसको अपने लोकल वोटर्स को रिझाने में ना इस्तेमाल करें, जैसे अब इसका इस्तेमाल हो रहा है। आप देखिएगा, आप जो जितने भी भगवा चैनल्स हैं यूट्यूब के ऊपर ही, मैं गोदी मीडिया की तो बात ही नहीं कर रही, उसमें उन्होंने हिंदू मंदिर, हिंदुओं के खिलाफ, हिंदुओं, और वो उनके लिए अचानक शेख हसीना उनके लिए बड़ी उनकी प्रिय हो गई है। भाई शेख हसीना भी तो मुस्लिम है, और ऐसी बीएनपी के लोग मुस्लिम है, ऐसे ही आपकी जमात इस्लामी मुस्लिम है। तो आपको मतलब एक तरह के मुस्लिम तो प्रिय है वहां पे एक पार्टी के, और एक पार्टी के मुस्लिम, 2 पार्टियों 3 पार्टियों के मुस्लिमों से आप नफरत के बीच बो रहे हैं। तो ये कैसा मुस्लिम प्रेम है आपका? भाई एशियन कॉन्टिनेंट में मैं ये कहती हूँ कि अरब को छोड़ दीजिए, आप अरबों को, चलिए नस्ल का मामला है, अलग नस्ल हो गई वो। जितने भी ये साउथ एशिया में, जितने भी हम ये पर्टिकुलरली बांग्लादेश, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के मुसलमान तो सब एक हैं, कोई नस्ल का अलग है ही नहीं, एक ही नस्ल है सारी। तो आप ऐसे कैसे कर सकते हैं कि बांग्लादेश के कुछ मुसलमान तो प्रिय हैं आपको नेता, और कुछ नेताओं को आप विलीफाई करेंगे, आप उनका डिमोनाइजेशन करेंगे, गाली दे रहे। उससे क्या उनका मकसद क्या है? क्योंकि यहाँ एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट भड़काना है तो भड़का रहे हैं लगातार, लेकिन ये खतरे का सूचक है। जैसे अभी जयशंकर साहब ने भी अपने जो स्टेटमेंट उन्होंने लोग राज्यसभा का मैंने सुना है, उसमें वो देखिए उस स्टेटमेंट को इंटरनेशनल कम्युनिटी सुन रही है, क्या क्या बोल रहे हैं वो, हमारी संसद में क्या बयान दिया जा रहा है इस स्थिति को लेके। उसमें वो अपना सारे कि 19,000 हिंदू भारतीय हैं, ये नहीं कहा उन्होंने भारतीय हैं, वो हिंदू भारतीय की बात कर रहे हैं वहां पे। तो आपने साफ साफ बता दिया कि हाँ भाई भड़को, आप वो सेंटिमेंट को इग्नाइट कर रहे हैं, आप उनको हवा दे रहे हैं। तो ये चीज इनकी हैंडलिंग में थोड़ा सा, वही मैंने आपको बताया कि विदेश नीति के मामले में ये लोग जीरो हैं। और आपने जो शेख हसीना को जो उनका अनडेमोक्रेटिक जो एटीट्यूड था उसको वो दिया बढ़ावा, और वही आज उन्होंने ऑल पार्टी मीटिंग में बुलाया। देखिए आपने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई, बहुत बड़ा स्टेप है ये, क्योंकि एक बड़ा इंटरनेशनल क्राइसिस है, दुनिया देख रही है इस वक्त बांग्लादेश के ऊपर, और उसमें से प्रधानमंत्री गायब है। ये कैसी ऑल पार्टी मीट हुई? विपक्ष के नेता बैठे हुए हैं साहब और प्रधानमंत्री गायब है। उसमें से क्या मैसेज जाएगा दुनिया में? इनके प्रधानमंत्री के लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं है इस मैटर की, और या प्रधानमंत्री क्या कहना चाहता है इस बारे में, या वो है ही नहीं वहां पे, वो सिरे से गायब है। लेकिन क्योंकि मोदी जी की आदत है, एक तो वो विपक्ष को कुछ समझते नहीं है, जो अभी इसमें मेरे से पहले ही बताया उसने कि एक तो मोदी जी को ये विपक्ष को ये चिंदी बराबर समझने की जो टेंडेंसी है उसको छोड़ना पड़ेगा। ये इस प्रोग्राम, ये जो सारा वहां पे बांग्लादेश में जो भी कुछ हुआ है उसका सारा क्रक्स यही है कि आप विपक्ष को नेस्तनाबूद करके लोकतांत्रिक होने का या लोकतंत्र होने का दावा नहीं कर सकते, वो झूठ है। तो वो, लेकिन मोदी जी चाहते हैं कि मैं विपक्ष को भी नेस्तनाबूद कर दूं और उसके बाद मैं दावा करूं कि मैं लोकतांत्रिक हूं। तो वो 2 चीज आपको नहीं चलेंगी। और देखिए बहुत सारी सिमिलैरिटीज जो बांग्लादेश में हुआ है उससे बिल्कुल आप डिट्टो हैं। अगर आप एक 1 by 1 करना चाहे ना कंपेयर, तो सब चीजें हमारे यहाँ वही चुनाव आयोग की धांधलियां हैं वहां पे भी, कि चुनाव नतीजे दे रहे हैं 28% पे और उसके बाद आप 42% बता देते हैं मतदान हुआ था। तो ये इस तरीके की जो बातें आप कर रहे हैं सारी आपके, उससे क्या होता है, जनता को लगता है कि यार हम ही मुर्दों का देश है क्या, चलिए हम भी चलते हैं। तो अभी भी उनके पास टाइम है, अपना कोर्स करेक्शन कर लें। मीनू जी आपकी प्रतिक्रिया? जी हाँ, देखिए सबसे पहले तो जो आपने पूछा भाई क्या होना चाहिए हमारी गवर्नमेंट का रुख, तो हमारी गवर्नमेंट को सबसे पहले तो ये हो कि ये बांग्लादेश में जो भी कुछ हो रहा है उसको अपनी घरेलू वोट बैंक राजनीति की फसल जो है उसकी खाद ना बनाए, उसकी खाद की तरह इस्तेमाल ना करें। उसके लिए सबसे पहला काम ये करना होगा कि स्टूडेंट लीडर्स ने, जो मोहम्मद यूनिस नोबेल लॉरिएट, नोबेल पुरस्कार विजेता जो अर्थशास्त्री हैं, उनको कहा है कि वो बनेंगे इंटरिम गवर्नमेंट, जो अंतरिम सरकार बन रही है उसके चीफ उनको बनाया जाए, और बाकी उन्होंने पूरी चॉइस दी है। तो यहाँ क्या शुरू हो गया है आपके ट्रोल्स का काम, कि उन्होंने मोहम्मद यूनिस को ही ट्रोल करना शुरू कर दिया अभी से। तो अगर आप अभी से ही, वो अभी चीफ एडवाइजर बने नहीं है, और देखिए उन्हीं की देखरेख में अगर हुए
चुनाव, तो चुनाव होंगे, और अगर नहीं हुए तो कितने भी अनिश्चितकालीन समय तक वो वहां के प्रधानमंत्री रह सकते हैं। तो उस दौरान तो जिस व्यक्ति को आपके यहाँ ट्रोलिंग हो रही है, देखिए आज ये इंटरनेट का जमाना है और सब जगह सब बात जा रही है, सब पढ़ रहे हैं एक दूसरे कंट्रीज में क्या हो रहा है, तो वो चीज अगर आप उनकी ट्रोलिंग इस तरीके से करेंगे तो ये सरकार क्या उम्मीद रखती है। मतलब अब देखिए इस वक्त हमारे सारे पड़ोसी देश दुश्मन हैं, आपका नेपाल ले लीजिए, मालदीव्स ले लीजिए, श्रीलंका ले लीजिए, बर्मा, मतलब कौन से कंट्री से हमारे अच्छे संबंध है, चाइना है, कोई कंट्री से हमारे संबंध अच्छे नहीं है, एक ये बचा था बांग्लादेश। और यहाँ आपने नई सरकार बदली भी है, अगर देखिए सरकार बदलना या ना बदलना उनका आंतरिक मामला है, ठीक है, लेकिन आप उसमें अपने जो इंटरेस्ट है उनको सेव करके चलिए, लेकिन इतना भी इंडल्ज मत हो जाइए कि आप उनका जो वहां स्टूडेंट्स जो कि इंस्ट्रूमेंटल है इस चेंज को लाने में, उन्होंने जो चॉइस की है उसी को ट्रोल करना शुरू कर दे, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आपके साथ वो आगे बढ़ने देंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स वो वही काबिज रहेंगे। उन्होंने आर्मी के ऊपर जाके अपनी विश ये इम्पोज की है कि नहीं, हम ये मोहम्मद यूनुस का नाम प्रपोज करते हैं, और उसको मान लिया गया है। वो पेरिस में है इस वक्त, पेरिस में है, वहां से लौट के आएंगे तो वो टेक ओवर करेंगे, मतलब या जो भी कुछ होगा वो बनेंगे प्रधानमंत्री। तो ये चीज को समझना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जो है वो उनको स्टेट्समैन लाइक बिहेवियर करना चाहिए अगर वो खुद को विश्व गुरु की तरह स्थापित करना चाहते हैं। मतलब यहाँ तक हो गया है अभी जो ट्रोल आर्मी का कि उन्होंने नोबेल प्राइज को ही क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया है, जबकि मोदी जी बहुत बड़े एस्पिरेंट हैं, दावेदार हैं और इच्छुक है कि मुझे नोबेल प्राइज मिले, और आपके मतलब आप इतने अंधे हैं अंध विरोध में कि मतलब कुछ भी, मतलब इतना तो ध्यान रखिए ना। और जो ये जो डिप्लोमेसी है, विदेश नीति, उनको सरकार के ऊपर ही रहने दीजिए, कर लेंगे वो लोग हैंडल, जैसे भी करेंगे सबको, हमें सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना उसको। जी जी। तो एटलीस्ट नया प्रधानमंत्री को आने तक उसको बैठने दीजिए, उसके बाद कर लेना ट्रोल, लेकिन वहां शुरू हो गई है, तो उस चीज पे लगाम लगा।